हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रिशियन एंड इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको बताएं कि जो 2017 में ऑफलाइन पेपर हुआ था अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन का, किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आए थे, तो हम आज आपको बताएंगे। तो वो पेपर है जो ऑफलाइन हुआ था, तो जिस कारण का जो पेपर जो मेरे पे था वो उसकी कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, फट फट गया था कुछ कुछ मतलब पन्ने ख़राब हो गए थे। तो इस कारण मैंने इसको ऐसे कंप्यूटर में टाइप करके आपको एक अच्छी फैसिलिटी में वो आपको दिखा रहा हूँ आज। तो पहले मैं आपको बताता हूँ जो इसका कोड है। जैसे आप सोचेंगे ये पेपर फेक है या ऐसे सर ने गलत पेपर बताया है, तो अब जो कोड डला हुआ है ये वाला 01/17/AA06, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। जो 2017 में उन्होंने पेपर दिया था ऑफलाइन, वो किस टाइप का आया था, तो इस कोड के द्वारा पूछ सकते हो आप। इसमें ट्रेड कोड 40 है और कुल अंक 100 रहते हैं। हाँ, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का था। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और कुल 3 घंटे मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सुन लें कि इसकी जो आंसर शीट है वो मेरे पर नहीं थी, तो जिस कारण बड़ी दिक्कत हुई मेरे को आंसर शीट में। मगर ज़्यादातर है मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, इसका आंसर ये होगा। फिर भी आप अपनी किताब में लगा के देख लेना कि क्वेश्चन किस टाइप, मतलब आंसर क्या है इसका, और फिर भी मैं बता दूँगा इसका आंसर ये है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। एक एसी सिग्नल का आरएमएस मान 10 वोल्टेज है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान के लिए अपन, आपको पता होगा, इसमें गुणा करते हैं। क्या इसका 1.4144 में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा, 14.14 वोल्ट। और आप देख लेना आपकी अपनी जैसे आपका टेक्निकली किताब है जो उसमें। दूसरा क्वेश्चन है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध पर होता है। इम्पीडेंस अधिकतम, वोल्टेज आर पार न्यूनतम होगा, धारा अधिकतम होगा और धारा न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले बता दूं, श्रेणी प्रतिपथ में हमेशा धारा अधिकतम होती है और समांतर में वोल्टेज अधिकतम होता है। मगर इसमें दिया हुआ धारा अधिकतम होगा, तो इसका सी सही होना चाहिए। मगर फिर भी आप अपनी किताब में चेक कर लेना, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। आप और भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, कहीं आपको ये पेपर नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका, एक संतुलित 3 फेज स्टार जुड़े प्रणाली में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच संबंध होता है। तो इसका दिया हुआ है, तो इसका मुझे पता नहीं है, मगर आप देख लेना अपने जो यूट्यूब पे नेट पर सर्च करके देख लेना इसको। चौथा क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन का आर्मेचर कोर बनाया जाता है। ये तो सबों को पता होगा, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है। तो ज़्यादातर सभी जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि एडी धारा करंट, यानी इसको एडी धारा को बगर दरार को कम करने के लिए, एडी धारा को कम करने के लिए लेमिनेट का यूज़ किया जाता है। छठवा क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन का कंप्यूटर खंडों को एक डीसी मशीन का एक कंप्यूटर खंडों को एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, ब्रक। सातवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जो एक परमाणु के नाभिक से लूज रूप में संलग्न है, उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, तो मैं आपको भी बता दूं, इसका ये बी सही होगा, ए सही होगा। फिर आप बोलोगे सर ने मुझे ये बताया था, फिर आपको कोई गलत वो, तो आप सर्च कर लेना, क्योंकि इसकी मेरे पे आंसर शीट नहीं है। जैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि पेपर का जो डला हुआ है, जैसे ट्रेड कोड है और उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर का पेपर है। तो पेपर आपने मेरे पे क्या, उतनी जो पेपर सही कंडीशन थी उसकी, तो उसका फ़ोटो खींच के मैंने डाला है, थंबनेल बनाया उसका। प्रत्येक आर ओम वाली 3 प्रतिरोधों को स्टार में जोड़े जाते हैं, तो हमें डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफार्मर हो जाता है, तो प्रत्येक भुजा के प्रतिरोध होगा। तो आप इसका देख लेना, मेरे को हिसाब से तो 3 प्रत्येक चेक कर लेना सर, आप अपने हिसाब से देख लेना। कूलाम का प्रथम नियम बताता है कि लाइन चार्ज एक दूसरे को बंद करता है। तो इसका भी मेरे को
कंफर्म नहीं है कि दूसरे को आकर्षित करता है, विकर्षित करता है। तो मेरे हिसाब से तो आकर्षित करना चाहिए इसको, और फिर भी आप चेक कर लेना। 1 माइक्रोफैराड के बराबर होता है, तो इसमें 10⁻⁻6 फैराड ऐसा कुछ होता है। तो और आप चेक कर लेना किताब में, क्योंकि मेरे पास इसकी आंसर शीट नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये पेपर बनाया है। सबों की मांग थी कि सर अप्रेंटिस का जो पेपर हुआ है 2017 में हमारे सर, अभी जुलाई में सर हमारा पेपर है सर अप्रेंटिस का, आप हमें कैसे सर पेपर प्रोवाइड कराइए सर। तो हमने आपके लिए जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, जो 50 क्वेश्चन जो 2017 में आए थे वही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, एक 2.2 लेड एसिड सेल है। मतलब आपको पता होगा लेड एसिड सेल एक द्वितीयक सेल होता है, तो इसका बी आंसर सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, कार में उपयोग किए जाने वाले 12 लेड एसिड बैटरी में होता है। मतलब एक कार में 12 वोल्टेज यूज़ किया जाता है, तो एक प्रत्येक बैटरी है जो 12 लेड एसिड बैटरी है, तो प्रत्येक लेड एसिड बैटरी में 2 वोल्टेज होते हैं। समांतर श्रेणी में 6 सेल। ईएमएफ निर्मित करने वाले विद्युत चुम्बकीयों की दिशा को निर्धारित किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, ईएमएफ निर्मित करने वाली विद्युत चुम्बकीयों की दिशा को निर्धारित किया जाता है। तो आपको थोड़ा मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। 13वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निर्मित करने वाली विद्युत चुम्बकीयों की दिशा को निर्धारित किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से डीसी जो जनरेटर होता है उस पर लगता है, और लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, और दोनों तो उसमें मैं कह नहीं सकता, मगर इसका सी होना चाहिए इसका आंसर, और फिर भी आप चेक कर लेना। 14वां क्वेश्चन है, जोकरी एक अंदर धारा का आरएमएस मान का संबंध इनमें से दिया जाता है। तो उसका भी आप देख लेना, मुझे पता नहीं है पक्का, नहीं मैं आपसे बोल दूँ जी सही है, फिर आप बोलो कि सर ने मुझे बताया था। 15 क्वेश्चन है, 15वां, भारत में सबसे उच्चतम ट्रांसमिशन वोल्टेज 400 वोल्टेज होती है। और 16वां क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में हम लोग सामान्यतः का उपयोग किया जाता है ACSR का चालक। बी आंसर सही है इसका, ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील ट्रांसपोर्ट। 17वां क्वेश्चन है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, फीड एडवाइस का उपयोग, मतलब इसमें डी सही होगा। और फिर भी आपको लगता है जो क्वेश्चन गलत है तो आप अपनी किताब में भी चेक कर सकते हो। 18वां क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति पर इंडक्टिंग प्रतिरोध का मान होता है। जैसे उच्च आवृत्ति होगी तो इंडक्टिंग प्रतिरोध का मान वैसे ही घटता है, प्रतिरोध का मान, तो इसमें बी सही होगा, घटता है, क्योंकि मेरे पास मैंने पढ़ा हुआ है किताब में, तो मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 19वां क्वेश्चन है, एसी परिपथ में मापे जाने वाली ऊर्जा की एक इकाई समतुल्य एसी परिपथ में मापी जाने वाली ऊर्जा की एक इकाई समतुल्य है। मतलब एसी परिपथ की जो अपने घर में मीटर लगा रहता है, एसी परिपथ है, उसको अब किस में नापते हैं? सबों को पता है kWh में नापा जाता है, तो किलो वाट घंटा, इसका डी आंसर सही होगा। और 20वां क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध जोड़ने से अमीटर में बदल जाता है। जैसे आप इसमें बताया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध जोड़ने से अमीटर में बदल जाता है। तो आप जैसे क्या है, अगर आपको अमीटर में बदलना है तो समांतर में लगाना, जैसे उच्च मान का प्रतिरोध जो लगाते हैं अपन श्रेणी वोल्ट मीटर में लगाते हैं, तो आप इसका श्रेणी सही होना चाहिए, मगर फिर भी आप इसको आंसर चेक कर लेना। बड़ी मुश्किल से ये पेपर बनाया है आपके लिए, और ये रियल पेपर है, ये मत सोचना कि ये पेपर फेक है। जी आप देख सकते हो, जैसे इसमें ट्रेड कोड भी दिया हुआ है, आप ट्रेड कोड भी चेक करवा लेना जो आपको 2017 में दिया हो।
तो 21वां क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप को 100 वाटेज 220 वोल्टेज से चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध। तो इसका नॉर्मल सा सूत्र है इसका, P बराबर V² बटे R। तो जी 220 इंटू 220 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका 22 का वर्गमूल होता है 484। तो इसका सी आंसर सही होगा। एक 22वां क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर स्रोत होना चाहिए, मतलब एक आदर्श एक अच्छा जो वोल्ट मीटर होता है उसमें शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका ये आंसर सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, एक नेटवर्क जो 23वां क्वेश्चन है, एक नेटवर्क जो वोल्टेज स्रोत तथा धारा स्रोत नहीं रखता, मतलब ऐसा कोई परिपथ है जिसमें वोल्टेज और धारा जरा भी नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे अक्रिय नेटवर्क। इसका आंसर बी होगा, और फिर भी आपको चेक करना तो कर लीजिए, मगर मेरे हिसाब से बी आंसर इसका सही है। 24वां क्वेश्चन है, एक पिंड का चार्ज जो मापा जाता है, एक पिंड का चार्ज, इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, मगर फिर भी आप मेरे को सी लग रहा है इसका, मतलब मैं कह नहीं सकता किस में सी या ए हो सकता है, मगर आप उसको देख सकते हो या नेट पर गूगल पर सर्च करके देख लेना। 25वां क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर में संग्रह किए जाने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है। तो जैसे कैपेसिटर का जो सूत्र होता है जो Q बराबर C/B, तो इसका आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, मगर फिर भी आप देख लेना, मगर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए इसका आंसर। 26वां क्वेश्चन है, जब दो कैपेसिटर को 9 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड को समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनकी प्रभावी कैपेसिटेंस क्या होगा। जब भी कोई दो कैपेसिटर को समांतर में करते हैं तो जो कैपेसिटर जुड़े जाते हैं और श्रेणी में करते हैं तो अंडर रूट उसमें आ जाते हैं 1/में, जैसे 1/9 1/12, तो उसमें कर सकते हो अपन। तो कैपेसिटर हमेशा समांतर में जुड़ता है और जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी में जुड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 21। 27वां क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है, सभी को पता होगा, जैसे लेड एसिड सेल होता है उसमें ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है, तो इसका बी आंसर सही होगा, धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। 28वां क्वेश्चन है, सेल जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया उत्क्रमण नहीं होती जाना जाता है। तो जैसे लेड एसिड सेल होता है उसमें रासायनिक क्रिया रहती हैं, और प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल में उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती हैं, तो इसका प्राथमिक सेल होगा। फिर भी आपको जैसे चेक कर लेना चाहते हो चेक कर लेना। और 29वां क्वेश्चन, एक एसी परिपथ में एमीटर में से 12 को मापा जाता है। देखो जैसे आपको पता होगा एसी परिपथ होता है एमीटर जो हमेशा आरएमएस मान को नापता है, और आपको जैसे चेक करना है तो कर लीजिएगा, इसके ये आंसर सही है। आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध पर पावर कारक होता है। आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध पर पावर कारक में इसका मेरे को आंसर पता नहीं है सर, वैसे आप इसका चेक कर सकते हो गूगल पे या अपनी किताब में देख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको किताब में आराम से मिल जाएंगे, जैसे श्रेणी परिपथ है यानी जो परिपथ का चैप्टर है आप उसमें देख सकते हो। 31वां क्वेश्चन है, 3 फेज में पावर खपत किए जाने वाले संतुलित भार का संबंध में दिया जाता है। तो इसका भी आंसर मैं कह नहीं सकता, इसका ए और बी दोनों लग रहे हैं मेरे को, मगर आप चेक कर लेना, वैसे मेरे को समझ में नहीं आया इसका थोड़ा। 32वां क्वेश्चन, डीसी मशीन में आयरन संरक्षण में घटित होता है, मतलब जो डीसी मशीन होती है जिसमें आयरन लॉसेस कायम होता है, तो देखो क्या योग में होता नहीं है आयरन लॉस, ठीक है। अब ये मैं कह नहीं सकता वैसे, मगर मेरे को सी सही लग रहा है इसका आंसर, क्योंकि इसमें आयरन आर्मेचर में आयरन लॉसेस और तांबा लॉसेस दोनों होते हैं, तो इसका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 33वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एडी धारा को कमी में घटित होता है, मतलब ऐसी ट्रांसफार्मर एडी धारा होती है जो काय में घटित होती है, जो वो होती है वो होती है कोर में, इसका बी आंसर सही होगा। और जैसे 34वां क्वेश्चन है, जीनर डायोड के लिए उपयोग किए, मतलब जीनर डायोड होता है जो आउटपुट वोल्टेज रिवर्स वाइज अवस्था में लगाया जाता है और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए जीनर डायोड को यूज़ किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन वो है इसमें क्वेश्चन कि रेक्टिफिकेशन के लिए, बी है इसमें एम्पलीफिकेशन के लिए, और सी है स्टेबलाइजेशन के लिए, इसका सी आंसर सही होगा। मगर आपको चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिएगा, मगर मेरा हिसाब से स्टेबलाइजेशन सी सही है।
35वां क्वेश्चन, डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है। देखो इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। और जी क्या लिखा है साइक्लो कन्वर्टर, तो कह नहीं सकता मेरे हिसाब से। अगर ये इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। 36वां क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटेशन की गति हमेशा संपूर्ण गति के हमेशा समान होती है। और तो मैं पता कह नहीं सकता, आप फिर भी चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन। बड़ी मुश्किल से आपके लिए पेपर मैंने बनाया है। बहुत मुश्किल से जो क्वेश्चन है, जो पेपर में देख देख के पूरे क्वेश्चन जो आए थे उसमें, वो 2017 में आए थे, वो इसमें ऐड किए हैं पूरे क्वेश्चन। तो 37वां क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का फ्रेम बनाया। जैसे आपको सभी को पता होता है, इंडक्शन मोटर का फ्रेम होता है जो सिलिकॉन स्टील या इंडक्शन फ्रेम बनाए, फ्रेम की बात कर रहे हैं तो उसकी स्टेनलेस स्टील या कांस्य धातु इनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि वो फ्रेम की बात कर रहे हैं। योग सॉरी फ्रेम फ्रेम सॉरी इसकी बी आंसर सही होगा, सिलिकॉन स्टील। क्योंकि योग की बात करते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील या कांस्य का हो सकता है, वो फ्रेम की बात कर रहे हैं। मैं इसको कह नहीं सकता आंसर क्या है, और आप उसमें चेक कर लीजिएगा अपनी किताब में। तो 38वां क्वेश्चन है, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है, तो सबको पता है एसी उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर का परिवर्तन होता है, आपको समझता है वोल्टेज लेवल को परिवर्तन करता है। और 40वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के सिद्धांत पर इंडक्शन पर आधारित होता है। मतलब ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, इसका आंसर भी सही है। 41वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है। मतलब कोर के लिए जो पदार्थ करना, वो भी उपयुक्त पदार्थ सिलिकॉन स्टील का अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील से क्या है, इसमें एडिड धारा लॉसेस नहीं होते हैं। 42वां क्वेश्चन है इसका, एक जनरेटर में ईएमएफ ध्रुवता उत्पन्न किया जाता है। मतलब डीसी एक डी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा, रोटेशन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। इसे क्षेत्र फ्लक्स और रोटेशन, या इसका आंसर डी होना चाहिए, या तो का या खा। क्योंकि अपन को या तो क्षेत्र बाइंडिंग को बदल सकते हैं, या रोटेशन को होता है उसकी आर्मेचर, उसकी दिशा बदल के उसका घुमाव चेंज कर सकते हैं। 43वां क्वेश्चन है, डीसी मशीन के ब्रशों से बनाया जाता है। डीसी मशीन के ब्रश होते हैं जो हमेशा कार्बन के बनाए जाते हैं। और 44 क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर के रोटेशन की दिशा को उत्क्रमण करके उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तो आपको सबों को नॉर्मल सी बात है, ये तो क्वेश्चन है जो पढ़े हुए हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन, हार्ड पेपर भी नहीं आता वैसे, आप देखेगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पेपर आएगा वो इतना कठिन नहीं आएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आराम से पास हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, डीसी श्रेणी मोटर के रोटेशन की दिशा को उत्पन्न करके मतलब ऐसी डीसी मोटर की दिशा बदलनी है तो क्या करोगे आप, फील्ड टर्मिनल और हमारे में टर्मिनल, बी और सी सही होगा इसका। या तो बी कर दोगे, या फील्ड टर्मिनल बदल दो आप तो उसकी दिशा बदल जाएगी, या सी आर्मेचर की टर्मिनल उसको बदल दो तो दिशा बदल जाएगी उसकी। 45वां क्वेश्चन है, थ्री फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज, आपको सभी को पता है थ्री फेज सिस्टम 120 डिग्री पर होता है। जैसे मोटरों में थ्री फेज में 120 डिग्री पर होता है, सिंगल फेज में 190 डिग्री पर, वो सॉरी 90 डिग्री पर होता है। 40वां क्वेश्चन है, वाट घंटा की इकाई क्या है। वाट घंटा की इकाई, जैसे वाट घंटा एच की इकाई क्या है, एम्पियर आवर्स का मतलब क्या है, मैंने वाट घंटा की इकाई है। तो इसमें दिया हुआ है पहला विद्युत पावर, विद्युत क्षमता, विद्युत ऊर्जा, विद्युत चार्ज। तो विद्युत घंटा की इकाई आपको सबों को पता होगी, वैसे आप देख लेना, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। विद्युत चार्ज या विद्युत ऊर्जा, इनमें किसी में से दो में से एक हो सकता है। 47वां क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पे काम करता है, सबको पता है एसी पे काम करता है, क्योंकि डीसी आप पे काम नहीं करता। अब डीसी इसमें सप्लाई करोगे ट्रांसफार्मर की, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ओम का नियम के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम हमेशा प्रतिरोध के बताता है। इसमें इसमें जैसे आप सोचो कि इसमें चार्ज दिया हुआ है तो कोई प्रतिरोध तो और किसी में दिया नहीं हुआ, तो इसका ए सही होना चाहिए आंसर। और आप जैसे अपनी किताब है तो देख सकते हो उसमें, वैसे मेरे हिसाब से ये सही है। 39वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर डिवाइस है, स्थितिक डिवाइस सबको पता है। 50वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार को हमेशा प्रवेश कराया था श्रेणी में, फेज तार को हमेशा
फ्यूज तार को हमेशा प्रवेश श्रेणी में संयोजित किया जाता है, वो भी फ्यूज तार में। तो कैसा लगा आपको ये 50 जो क्वेश्चन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन है जो गलत है या ऐसे ही कॉपी कर लिए कहीं से। ये रियल क्वेश्चन है बिल्कुल। आप जो कोई भी बच्चा आप उनसे पूछ लेना, जो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रियल है बिल्कुल। जो 2017 में इलेक्ट्रीशियन का पेपर हुआ था जिसमें सारे क्वेश्चन यही थे। ये कोड भी आप मिलवा लेना, आप किसी से भी जो पेपर दिए हो 2017 में इलेक्ट्रीशियन का, ITI का मतलब AITT का, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, तो उनसे आप पूछ लेना, यही क्वेश्चन आए थे। और थैंक यू, आप धन्यवाद बहुत बहुत आपका इतने जी वीडियो मेरा देखने के लिए। और ऐसे ही पेपर हैं जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जैसे अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तैयारी करें, क्योंकि जो उसका क्वेश्चन है जैसे आपने बताई दी मैंने, स्टैंडर्ड लेवल के टाइप स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि हम बिना तैयारी करे आप पेपर निकल जाए, क्योंकि तैयारी सबको करना पड़ेगी। ये 2017 का पेपर में बहुत लोग फेल हुए थे, जिस कारण लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा।